हेलो एवरीवन, ये सीरीज के सीजन का सेकंड पार्ट है। आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं पिछली वीडियो में अपडेट करना भूल गई थी, ये सीरीज 2 साल के बाद अपना सीजन 2 लेकर आई है, तो काफी सारे लोग इसकी पिछले सीजन की स्टोरी भूल गए हैं। मैंने उसे पहले ही एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है, इसलिए अगर आप कैरेक्टर और उनके नामों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने उस वीडियो को काफी शॉर्ट रखा है ताकि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऊपर से सारी स्टोरी वापस से रिवाइंड कर लें। तो चलिए अब वीडियो में वापस आते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा हीरो सुबाई टैंक के दिए हुए पिल्स को खाने के बाद पूरी तरीके से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सीनियर को बचाने के लिए वो निंगोंग चैंग के डुप्लीकेट के साथ फाइट करता है, जहाँ काफी देर की जबरदस्त फाइट के बाद उसने फाइनली मार्शल आर्ट की नई टेक्निक को मास्टर करते हुए उस बंदे को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। पर ये सब करने के बाद भी वो होश में नहीं आ रहा था, तभी वहाँ पर मोंग शेंग की एंट्री हो गई थी और वो अपने बुद्धा टेक्निक का यूज करके फाइनली हमारे सुबाई को होश में ले आते हैं। और अब वो मास्टर जिये को बचाने जाने वाले थे, पर रास्ते में ही फॉर्मेशन में वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। ये फॉर्मेशंस स्टार हॉल के मास्टर्स ने बनाए थे, जो कि स्टार हॉल के चीफ के खिलाफ जाते हुए शेंगलिंग हेवनली पैलेस की वफादारी कर रहे थे। पर मोंग शेंग शॉर्टकट रास्ते का यूज करते हुए उन लोगों को फाइनली मास्टर जिये तक पहुंचा देते हैं, जहां निंगोंग चैंग से फाइट करने पर वो सीनियर को किडनैप करके सुबाई को अपने पीछे दौड़ाने लग जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फैंग को दिखाते हैं। ये लोग उसे काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे ना। वो अपने स्वॉर्ड में ग्रीन एनर्जी कलेक्ट करते हुए उसे जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे वो सारे मास्टर उन पर जो प्रेशर रिलीज कर रहे थे वो खत्म हो चुका था, यानी कि वो मास्टर सब थोड़े से वीक पड़ गए थे। ऐसा होते ही उनमें से एक अलग तरीके की टेक्निक परफॉर्म करने लगता है और जैसे ही फैंग उसके क्लोज पहुंचता है वो उसकी बॉडी में एक जबरदस्त थ्रो करते हुए उसे पीछे धकेल चुका था। यहाँ पर चीफ उसे संभालते हुए कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, पर फैंग अब तक इनकी हरकतों से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो उन्हें चुनौती देते हुए कहता है कि चलो मर्दों की तरह 1-on-1 बैटल करते हैं। ऐसे ट्रिक्स प्ले करते करते तो तुम भी थक गए होगे ना। यहाँ पर चीफ फैंग की बातों का सपोर्ट करते हुए दाओजुन से कहते हैं कि फैंग के अटैक के बाद ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, तो चलो अब इसे तोड़ने का वक्त आ गया। दाओजुन तो वही करने वाला था जैसा चीफ उसे कहते, तो वो उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और अब वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी का यूज करके ब्लैक टॉर्टोइज फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके थे। उनकी उस टेक्निक को परफॉर्म करते ही वहाँ पर एक जायंट स्पिरिचुअल टर्टल क्रिएट हो जाता है और उसके साथ एक जायंट स्नेक भी। इस ब्लैक टॉर्टोइज फॉर्मेशन को देखकर तो इन 6 के 6 मास्टर्स के तोते ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ से ये स्पिरिचुअल बीस्ट तेजी से उन फॉर्मेशन पर हिट करके उसे ब्रेक करने लग गए थे। इन स्पिरिचुअल बीस्ट का एक एक अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो 6 के 6 मास्टर अपनी पोजीशन से मूव कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता तो वो उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन सब से उन्हें कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा था। वहीं तभी फैंग एक चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबाई को दिखाते हैं, जो कि निंगोंग चैंग का पीछा करते हुए हेवनली पैलेस तक पहुंच गया था, क्योंकि निंगोंग चैंग सीनियर को उठाकर यहीं आया है। हॉल में एंटर होते ही सुबाई अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है, उसे कोई नजर नहीं आता। निंगोंग चैंग छुप चुका था। ये देखने के बाद सुबाई उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि बाहर निकलो, तुम्हें मेरी ही तलाश थी ना, मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो अब सीनियर सिस्टर को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बातों और हरकतों से निंगोंग चैंग को पता लग चुका था कि ये अपने सीनियर की बहुत ज्यादा परवाह करता है। वो ये बात हमारे सुबाई के मुंह पर भी बोल चुका था। सुबाई भी लाइक, तो इसीलिए तुमने सीनियर को टारगेट किया ना, ताकि तुम मुझे थ्रेटन कर सको। पर इसके उलट तो निंगोंग चैंग कहता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर पहले से ही मेरे क्लोन के हाथों काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखी है। अगर जल्द से जल्द तुम्हारी सीनियर सिस्टर को क्योर नहीं किया गया तो वो सारी जिंदगी के लिए कोमा में ही रह जाएगी। तुम उसे कभी होश में नहीं ला पाओगे। मैं तुम्हारे सीनियर सिस्टर को ठीक करने की ताकत रखता हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे मास्टर को भी माउंटेन से आजाद कर दूंगा। अब सुबाई को तो पता था कि ये सीधे सीधे तो उसकी हेल्प करेगा नहीं, इसलिए वो उसे साफ साफ पूछ लेता है कि मुझे क्या करना होगा। तभी वहाँ पर एक डोर ओपन होता है और सीक्रेट चैम्बर खुल जाता है, जहाँ पर सीनियर और निंगोंग चैंग दोनों मौजूद थे। सुबाई को देखते ही निंगोंग चैंग अपने फिंगर में अपनी पावर कलेक्ट करते हुए उसे सीनियर सिस्टर के माथे पर ट्रांसफर करना शुरू कर चुका था। ये देखकर सुबाई को गुस्सा आ जाता है और वो निंगोंग चैंग पर स्वॉर्ड तानते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर सिस्टर के साथ कुछ भी करने की। निंगोंग चैंग पैनिक नहीं करता, बल्कि वो काफी कामली जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के अंदर अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर की है। मेरी इस एनर्जी की वजह से वो थोड़ी देर तक जिंदा रह सकती है। सुबाई तो सीनियर को चेक करने लग गया था कि ये सच बोल रहा है या नहीं। आगे से वो बंदा कहता है कि आगे तुम्हारी सीनियर के साथ क्या होगा ये तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है।
उस इमॉर्टल बुक का एक हिस्सा जिसमें हार्ट मेथड था, उस मेथड को ग्रेट ड्रीम के नाम से जानते हैं। इस दुनिया में सभी को पता है कि वो इमॉर्टल बुक की मार्शल आर्ट कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उस बुक के बारे में एक और खासियत है जो अभी तक किसी को नहीं मालूम, और वो ये कि वो इमॉर्टल बुक की मार्शल आर्ट लोगों के इनर मेरिडियंस को हील करने की ताकत रखते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई मरने वाला हो तो ये उसे हील करके उसकी मेरिडियंस को रिबिल्ड कर सकते हैं, और इंटरनल इंजरीज को हील करने के लिए ग्रेट ड्रीम हार्ट मेथड सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक साल पहले सीनियर सिस्टर के भाई यानी कि हमारे सू बाई के सेकंड सीनियर ब्रदर जब वे लॉन्ग माउंटेन आए थे और उनकी किसी के साथ फाइट हुई थी ना, तो वो नेंगोंग चेंग ही था। उन्होंने नेंगोंग चेंग के साथ फाइट की और उन्हें काफी बुरी तरीके से हरा दिया। हालांकि वो खुद भी काफी इंजर्ड हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे, पर नेंगोंग चेंग बताता है कि वो खुद अपनी इंटरनल इंजरीज को इतने सालों में भी हील नहीं कर पाया, क्योंकि बदकिस्मती से उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही हमारा सूबाई बोल पड़ता है कि बदकिस्मती से वो इमॉर्टल बुक का हिस्सा मेरे मास्टर चुरा कर ले आए, जिसमें द ग्रेट ड्रीम हार्ट मेथड था। लेकिन अफसोस, अब तुम्हें वो मेथड नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे मास्टर उसे पहले ही जलाकर खत्म कर चुके हैं। ये सुनकर नेंगोंग चेंग भी लाइक, तुम्हारा मास्टर शुरू से ही एक चालाक लोमड़ी रहा है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब वो मेथड तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया है और अब मैं तुमसे उस मेथड को आराम से सीख सकता हूँ। सूबाई को तो उस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पता ही था सारी चीजें पहले से ही, तो फिर तुमने अपने डुप्लीकेट को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा। ये सुनकर तो नेंगोंग चेंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? मैंने तो उससे ऑर्डर दिया था कि वो तुम्हें पकड़कर सही सलामत मुझ तक ले आए। इतना सुनकर तो सूबाई को सारी कहानी समझ आ जाती है। वो कहता है कि तुम्हारा क्लोन भी अपना अलग ही एजेंडा लेकर चल रहा था। लगता है तुम्हारे नौकर भी तुम्हारे वफादार नहीं है, वो भी शायद इमॉर्टल बुक हासिल करना चाहता था। नेंगोंग चेंग कहता है कि अब जब तुमने उसे मार ही दिया है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल तो तुम मुझे ग्रेट ड्रीम हार्ट मेथड सिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर को हील करके माउंटेन से नीचे भेज दूंगा। पर सूबाई कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि किसी भी मार्शल आर्ट को सीखने में 1-2 दिन नहीं लगते, और तुमने ये भी कहा था कि सीनियर सिस्टर के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम्हें सबसे पहले सीनियर सिस्टर को क्या और करना होगा। नेंगोंग चेंग तो अपनी तारीफ करते हुए कह रहा था कि बच्चे, मैं जियांगहू मार्शल आर्ट लिस्ट की नंबर 1 पे रैंक करता हूँ। अपनी एबिलिटी की वजह से मैं 2 या 3 दिन में किसी भी मार्शल आर्ट में माहिरत हासिल कर सकता हूँ। ये सुनकर सूबाई उसे वो मेथड सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वेलोंग माउंटेन में देखते हैं, जहाँ पर मोंगशेंग को पता लग गया था कि उनके चीफ अब नहीं रहे। वो डिसाइपल जिसने चीफ को बचाने की कोशिश की थी, वो बताता है कि ज़ेवू नाम का डिसाइपल, उसने मास्टर के साथ गद्दारी की, उसने उन पर अटैक किया। ये सुनकर शेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। वैसे तो मोंग ज़ेवू काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन फिर भी वो चौड़ में कहता है कि मैं डिसिप्लिन हॉल का डेप्यूटी हूँ, तो अगर कोई भी हमारे डिसिप्लिन हॉल के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे पनिशमेंट दूं। मोंगशेंग को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि सही था या गलत, अब तो तू चीफ के पास खुद जाकर उन्हें पर्सनली एक्सप्लेन करेगा। ये बोलने के बाद वो उसकी पिटाई लगाना शुरू कर देता है। अपने डेप्यूटी हॉल पर इतने सारे अटैक्स होता देखकर बाकी के चमचे आगे आकर अपने हॉल मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ के मोंक को हिट कर पाते, तभी हमारा यूलिंग आगे आते हुए अपने फैन से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यूलिंग ने तो कहा था कि बॉस, आपको जितनी फाइट करनी है आप आराम से करो, इन बाकी के चमचों को मैं खुद संभाल लूंगा। शीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग की साइड की टीम को दिखाते हैं, जिनके ब्लैक टॉर्टोइस फॉर्मेशन को देखने के बाद भी ये 6 मास्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो इस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि इमॉर्टल्स भी इस 6 डायग्राम्स फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये ब्लैक टॉर्टोइस फॉर्मेशन इसे ब्रेक कर पाएगा? स्टार हॉल चीफ उसे कोई जवाब नहीं देते। उनके ऐसा बोलते ही धीरे धीरे वो फॉर्मेशन डिसअपियर होना शुरू हो चुका था, और ऐसा इसलिए क्योंकि दाओ जुन छोटा बच्चा था तो उसके पास ज्यादा कल्टीवेशन एनर्जी नहीं थी, तो उसकी एनर्जी खत्म होते ही उनका टॉर्टोइस फॉर्मेशन भी डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब ये था कि वो इस फॉर्मेशन को सच में ब्रेक नहीं कर पाए, जिसके लिए दाओ जुन स्टार हॉल मास्टर से माफी मांगने लगता है कि उसकी गलती की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। पर स्टार हॉल मास्टर अफसोस करते हुए कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये सारी बगावत मेरे आंखों के सामने ही चल रही थी। मेरे पास बहुत सारे मौके थे इसे रोकने के। मैं चाहता तो सैंगलिन हेवनली पैलेस को पहले जैसा ही रहने दे सकता था, तो ये आज जैसा बन गया है वैसा कभी ना बन पाता।
मास्टर की बातें छोटे दाऊजुन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो पूछता है कि मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मास्टर का कहना था कि वो बदलाव की शुरुआत करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उनकी बातों से दाऊजुन समझ जाता है कि लगता है मास्टर खुद को सेक्रीफाइस करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि वो मास्टर को ऐसा करने से पहले रोक पाता, वो उसे अपनी एनर्जी से हिट करके फैंग और उसे खुद से दूर कर देते हैं और साथ ही अपनी सारी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लग जाते हैं। ऐसा करते हुए वो नैन योलो की बात करते हैं, यानी कि सीनियर सिस्टर के बड़े भाई की। जब वो माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा था तब उन्होंने स्टार हॉल चीफ से कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर एक स्टार डिवाइनर होने के नाते उन्होंने उस वक्त उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज वो उसकी बात का मतलब साफ साफ समझ पा रहे हैं। वो आज खुद भी ऐसा करने जा रहे हैं जो उन्होंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। वो अपनी सारी लाइफ एसेंस का यूज करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। उनकी बॉडी से एनर्जी जाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर रही थी। ये देखकर छोटा दाओजुन भी उनकी हेल्प करने लग जाता है। फैंग कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने ग्रेट विंड स्टाइल का यूज करके उन सभी पर अटैक करना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे वो मास्टर्स वीक पड़ना शुरू हो चुके थे। वो चीफ से कहते हैं कि चीफ, आपको अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए इस फॉर्मेशन के लिए। पर चीफ का कहना था कि बड़े बदलाव के लिए किसी न किसी को सेक्रीफाइस देना पड़ता है और इस बार वो खुद हैं। अब चीफ की पावर की वजह से धीरे धीरे वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका था। अब ये देखकर कि वो सभी हार रहे हैं और अब उनकी बैंड बजने वाली है, वो सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फैंग भी लाइक कि जहाज डूबा नहीं, चूहे सबसे पहले भाग गए। दाओजुन उन सभी को रोकने के लिए ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे वो सभी अपनी जगह पर ही स्टक होकर रह गए थे। और वहीं चीफ को दिखाते हैं, उनकी बॉडी बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर मास्टर बाई को भागते हुए दिखाते हैं। उनके पीछे मिस बाई पड़ी हुई थी, वही रेड स्वॉर्ड फेरी। वो लगातार उन पे अटैक किए जा रही थी, जिसे डॉज करते हुए मास्टर बाई से आगे बढ़े जा रहे थे। रेड फेरी के साथ साथ हमारे मास्टर जाओ भी उनके पीछे लगे हुए थे, जो अपनी स्वॉर्ड से उन पर जबरदस्त हिट देने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर बाई से उन्हें ब्लॉक करते करते बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ भी उन दोनों के साथ उनकी जबरदस्त फाइट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लड किंग को दिखाते हैं, जिसे बाई है ने अपनी स्वॉर्ड से इंजर्ड कर दिया था। अगर आप इस बंदे को भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, सीजन 1 में इसने हमारे सुबाई को भागने में बहुत हेल्प की थी। यहाँ पर हमें 9 इविल मास्टर्स फाइट करते हुए दिखाते हैं। कैसलवेनिया में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। इधर इस फाइट को दूर से जिएजिंग नोटिस कर रहा था। तभी उनके पास डोंगफेंग फैमिली का हेड आता है। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि कहानी पास में जा चुकी है और अभी तक फर्स्ट स्नो नहीं हुई थी और जिए मास्टर बचे भी नहीं थे। ये दोनों उन्हीं के बारे में बात करते हुए फिलहाल के लिए बैटल पर फोकस करने को कहते हैं। स्वॉर्ड फेरी तो मास्टर बाई के साथ लड़ी रही थी। वहीं हमें मुयान को दिखाते हैं, कैसलवेनिया के चीफ लॉर्ड। वो मास्टर लॉन्गिंग के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ फाइट के दौरान वो मास्टर लॉन्गिंग को हरा देते हैं। मास्टर लॉन्ग हारने के बाद भी कहीं न कहीं ये बात जानते थे कि वो शुरू से ही गलत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते, बस अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसलिए वो मास्टर मुयान से कहते हैं कि मेरे साथ फाइट करें और तब तक लड़े जब तक कि मैं मारा नहीं जाता। मास्टर लॉन्गिंग से बात करने के बाद मुयान को पता लगता है कि वो जानते हैं कि वो गलत के साथ है, लेकिन उनका दिल साफ है। वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, ताकि उनके साथ ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मास्टर मुयान उन्हें जिंदा छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए वो उनके साथ फाइट करते हैं उनके आखिरी दम तक। ये फाइट धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और जैसा कि हमें पता था, मास्टर लॉन्गिंग वीक थे और वो मास्टर मुयान के हाथों से एक पाम अटैक खाकर मारे जाते हैं। उनके मरने के बाद अब मास्टर मुयान मास्टर बाइजे के पास पहुंच गए थे, ये खबर देने के लिए कि मास्टर डोंगयांग अब नहीं रहे। इसका मतलब अब अगली बारी तुम्हारी है। चीफ लॉन्गिंग के मरने की खबर सुनने के बाद वो सभी गार्ड्स पैनिक करने लग गए थे। मास्टर बाइजे के साथ बाई है और काफी सारे गार्ड्स भी उस बैटलफील्ड को छोड़कर भाग जाते हैं। आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने शुरू हो चुके थे, जो इस बात का इंडिकेशन था कि कैसलवेनिया जीत चुका है, क्योंकि इस पूरी टीम को चीफ लॉन्ग लीड कर रहे थे। और जैसे कि आपको पता है, राजा के मरते ही युद्ध खत्म हो जाती है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। चीफ लॉन्गिंग की तरफ से जो भी फैमिलीज फाइट कर रही थी, वो अब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। मास्टर मुयान तो एक एक को चैलेंज कर रहे थे, पर वो सभी कहते हैं कि हम आपसे किसी और दिन फाइट करेंगे, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं। जीत की शहनाई बजते ही कैसलवेनिया में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी लोग इस जीत को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलों से ये फाइट जीती थी। उनकी खुशी को दूर से बाई से देखकर अपनी खून जला रहा था। उसके साथ अभी भी बाई है और बाई लॉन्ग मौजूद थे। बाई है के हाथों में चीफ लॉन्ग की बॉडी मौजूद थी, जिसे वो श्रद्धांजलि देने की बजाय बांगे लॉन्ग से कहता है कि यहीं रख दो इनकी बॉडी को। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक उसने हार नहीं मानी है और वो इन लोगों के खिलाफ दोबारा युद्ध जरूर शुरू करेगा। और इस बार सारी प्लानिंग उसकी खुद की होगी।
सीन शिफ्ट होता है और हमें सैंगलिन हेवनली पैलेस के डार्क रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर मास्टर जी को ट्रैप करके रखा गया था। वहाँ पर हम एक गार्ड को दिखाते हैं जो कि डरते डरते खाना एक शेल के आगे रखकर उस बंदे को देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने मॉन्स्टर को देख लिया हो। हमें उस शेल में मौजूद उस ओल्ड मैन को दिखाते हैं। ये वही बंदा है जिसे मास्टर जी ने अपना खाना ऑफर किया था और उन्होंने मास्टर जी को प्रॉमिस किया था कि वो उसके बदले किसी को भी मार सकते हैं और किसी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहते हैं कि लगता है मेरे दोनों वादों को पूरा करने का वक्त आ गया। ये एक डीमन किंग थे और इनका नाम है सोगा। उनकी बातों से लग रहा है कि अब वो शायद इस सेल से निकलकर मास्टर जी की हेल्प करेंगे। उनके खतरनाक लुक के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।